नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं N.K. जेमिसन की एक बहुत ही कमाल की किताब में द ओबेलिस्क गेट। ये उनकी जो मशहूर ब्रोकन अर्थ ट्रिलॉजी है उसकी दूसरी कड़ी है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास इसका एक काफी अच्छा विस्तृत सारांश है जो कहानी, किरदारों और इसके जो गहरे मतलब हैं उन पर रोशनी डालने में हमारी मदद करेगा। बिल्कुल, ये किताब ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पहली किताब द फिफ्थ सीजन हमें एक तरह से छोड़ गई थी। और यहाँ ना दुनिया के राज और किरदारों की मुश्किलें वो और भी ज्यादा उलझ जाती हैं। हमारा मकसद यही है कि इस कहानी की जो परतें हैं उन्हें खोलें और समझें कि जेमिसन हमें क्या सोचने पर मजबूर कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक टूटी हुई तबाह होती दुनिया में जीना या फिर शक्ति पाना और अपनी पहचान बनाना, इन सब का आखिर मतलब क्या है। कहानी की शुरुआत जैसा आपने कहा पिछली किताब के विनाशकारी नतीजों से होती है। पूरी दुनिया जिसे स्टिलनेस कहते हैं वो राख और तबाही से ढकी हुई है और एक और फिफ्थ सीजन मतलब महाविनाश का एक और दौर वो शुरू हो चुका है। हाँ, और कहानी ना दो रास्तों पर मतलब दो पटरियों पर एक साथ चलती है। एक तरफ है एसन, वो कैस्ट्रिमा नाम की एक अंडरग्राउंड कम्युनिटी, एक बस्ती कह लीजिए, उसमें शरण लिए हुए है। अच्छा। वो वहां ओबेलिस्क को नियंत्रित करने की शक्ति हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये ओबेलिस्क मतलब आकाश में तैरती वो पुरानी रहस्यमयी कलाकृतियां हैं, विशाल क्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर। हाँ, वो तैरते हुए पत्थर जैसे। बिल्कुल, जिनसे शायद धरती की इस उथल पुथल को, इस विनाश को वश में किया जा सकता है। और दूसरी तरफ कौन है? एसन की बेटी नासुन है ना? हाँ, नासुन, वो बच गई है और अब वो गार्डियन शाफा के साथ यात्रा कर रही है। ओह, वही शाफा जो पहली किताब में एसन का वो बेहद क्रूअल मेंटर था। हाँ, वही। और यहीं पर बात और दिलचस्प और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। कैसे? क्योंकि शाफा अब वैसा नहीं रहा, वो बदल गया है। एक अजीब सी रहस्यमयी शक्ति ने, जिसे शायद द कोर कहा गया है, हो सकता है धरती की अपनी चेतना हो या कोई पुरानी शक्ति, उसने उसे प्रभावित किया है, उसे बदल दिया है। अच्छा, तो वो नासन की मदद कर रहा है? हाँ, वो नासुन को, उसकी शक्तियों को, उसकी ओरिजिनी को विकसित करने में मदद कर रहा है, और ऐसे तरीकों से जो असुन ने कभी सोच भी नहीं सकी या कभी सिखाए नहीं। लेकिन उसके इरादे वो पूरी तरह साफ नहीं है। पता नहीं चलता कि वो असल में चाहता क्या है। ये तो काफी उलझावा लगता है। हाँ, नासुन का सफर भावनात्मक रूप से बहुत बहुत जटिल है। वो अपने अतीत के आघात से जूझ रही है, अपनी माँ से मतलब एसून से बहुत दूर और कटावा महसूस करती है। लेकिन साफा में उसे एक अप्रत्याशित सा मार्गदर्शक मिल गया है। उसका जो अंदरूनी संघर्ष है वो बहुत मार्मिक है। तो मतलब जो मुख्य तनाव है कहानी का वो ये है कि एसन को ओबेलिस्क पर काबू पाना है जो शायद दुनिया को बचाने की चाबी है। बिल्कुल। और उधर नसून की शक्तियां बढ़ रही हैं जो कि शायद दुनिया को बना भी सकती हैं और पूरी तरह बिगाड़ भी सकती हैं। सही कहा। तो ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं रह जाती, ये चुनाव की कहानी बन जाती है कि क्या इस टूटी हुई, इस अन्यायपूर्ण दुनिया को बचाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर इसे पूरी तरह से बदल देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। किताब हमें किरदारों के आघात, उनके संघर्षों और उनके जो रहस्य उद्घाटन के क्षण हैं उनमें भावनात्मक रूप से जोड़ लेती है। अच्छा, चलिए जरा इस दुनिया के बारे में बात करते हैं। स्टिलनेस, इसकी सेटिंग कैसी है? हमने सुना कि ये लगातार भूकंपीय आपदाओं से जूझ रही है। हाँ बिल्कुल, ये दुनिया लगातार हिलती रहती है। लोग कॉम्स यानी छोटी आत्मनिर्भर बस्तियों में जीने की कोशिश करते हैं, किसी तरह गुजारा करते हैं। और कास्टिमा जहाँ एसन है वो जगह कैसी है? आपने कहा वो अंडरग्राउंड है। हाँ, कास्ट्रिमा बहुत अनोखी जगह है। ये जमीन के नीचे बसी है, एक खोई हुई बहुत उन्नत सभ्यता के खंडरों के अंदर। और यहाँ की खास बात है इसका समावेश का दर्शन। समावेश मतलब यहाँ ओलिजेनिक्स, जिनके पास धरती को नियंत्रित करने की शक्ति है, जिन्हें बाकी दुनिया डर से देखती है या नफरत करती है, और स्टिल्स यानी आम लोग, वो बराबरी से रहने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये तो काफी अलग है बाकी दुनिया से। बहुत अलग। हालांकि तनाव तो वहां भी बना रहता है, पूरी तरह खत्म नहीं होता। और ये जगह जो है वो पुरानी जियो इंजीनियर तकनीक और ओबेलिस्क से जुड़ी ऊर्जा प्रणालियों पर चलती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है कि ये कैसे काम करता है। और दूसरी तरफ नासुन कहाँ पहुंचती है? आपने फाउंड मून का जिक्र किया था। हाँ, नासुन दक्षिण में यात्रा करते हुए फाउंड मून नाम की जगह पहुंचती है। ये ओरिजिनिक बच्चों के लिए एक तरह का अभयारण्य है, एक पनागा।
यहाँ शिक्षा या ट्रेनिंग जो है वो फुलक्रम, जो पहली किताब का वो कठोर संस्थान था, उससे कम सख्त है। तो ये अच्छी बात है। देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन दार्शनिक रूप से उनके सिखाने का जो तरीका है वो शायद फुलक्रम से भी ज्यादा खतरनाक है। वो बच्चों को ताकत का एक अलग, ज्यादा विनाशकारी पहलू सिखाते हैं। ओ, तो ये अलग अलग जगह, कस्ट्रिमा और फाउंड मून, ये दुनिया की तस्वीर को और जटिल बना देती हैं। बिल्कुल, कहीं सह अस्तित्व की एक मुश्किल कोशिश है, तो कहीं शक्ति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दुनिया की अस्थिरता, ये लगातार हिलते रहना, ऑब्लिस्क की रहस्यमयी मौजूदगी और ये प्राचीन तकनीकें, ये सब कहानी का बहुत अहम हिस्सा हैं। कहानी इनसे ही आगे बढ़ती है। अच्छा, अब किरदारों पे आते हैं। एसन का किरदार, वो कैसे बदला है पहली किताब से? और वो सिर्फ सर्वाइवल के बारे में तो नहीं सोच रही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एसन का किरदार अब सिर्फ सर्वाइवल से आगे बढ़ गया है। अब वो एक बड़े संघर्ष में, एक बड़ी लड़ाई में अपनी भूमिका को समझने पर केंद्रित है। वो दुखी है, हाँ, अपनी बेटी को खोने का गम है, पति के विश्वासघात का दर्द है, वो कठोर हो गई है। हाँ, वो महसूस होता है। लेकिन साथ ही उसकी शक्ति बढ़ रही है। वो ऑबेलिस्क को समझने लगी है और वो भले ही अनिच्छा से, न चाहते हुए भी, एक नायक की भूमिका में खींची चली आ रही है। उसे ये जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। और नेसुन, उसकी बेटी, उसका सफर कैसा है? आपने कहा वो बहुत भावनात्मक रूप से जटिल है। हाँ, नेसुन वो असाधारण क्षमता वाली एक बहुत युवा ओरिजिन है। उसका सफर बेहद बेहद भावनात्मक है। वो अपने पिता के हाथों अपने भाई की मौत के आघात से जूझ रही है। वो अपनी मां से, एसून से बहुत दूर और कहीं ना कहीं निराश महसूस करती है। उसे लगता है कि एसून ने उसे कभी समझा ही नहीं। और फिर उसे शफा में एक अप्रत्याशित मार्गदर्शक मिलता है, एक ऐसा शख्स जो उसे समझता है या समझने का दावा करता है। उसका जो यह अंदरूनी संघर्ष है, प्यार, नफरत, डर, ताकत की चाह, वो बहुत मार्मिक तरीके से दिखाया गया है। और शाफा, उसका क्या, वो गार्डियन था और जीन्स को कंट्रोल करने वाला, अब वो नेसुन की मदद कर रहा है। उसकी क्या कहानी है? भी पहले वो फुलक्रम का एक क्रूर, नियमों का पक्का गार्डियन था, लेकिन अब, जैसा मैंने कहा, द कोर नामक एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे बदल दिया है। वो अब भी ताकतवर है, पर उसकी वफादारी बदल गई है। तो क्या वो अच्छा बन गया है? कहना मुश्किल है। वो नासून को शक्ति की राह तो दिखाता है, पर उसके असली इरादे क्या हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। क्या वो वाकई नासून की परवाह करता है या वो उसे अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है? उसकी ये नैतिक जटिलता, ये ग्रे एरिया सोचने पर मजबूर करता है। और दो और अहम किरदार है ना, एलाबास्टर और हुआ। हाँ, बिल्कुल। एलाबास्टर टेनरिंग, जो एसन का पूर्व मेंटर था, उसका प्रेमी भी और उसके एक बच्चे का पिता भी, वो अब मर रहा है। एक स्टोन ईटर में बदल रहा है धीरे धीरे। लेकिन मरने से पहले वो एसन को एक बहुत बड़ा काम सौंपता है, ओबेलिस्क गेट में महारत हासिल करने का काम। वो चाबी जिससे शायद दुनिया का भाग्य बदला जा सकता है। और हुआ, वो स्टोन ईटर जो एसन के साथ है? हाँ, हुआ वो एक स्टोन ईटर है, धरती के बहुत पुराने वासी। वो असिन के साथ है, उसकी रक्षा करता है। वो बहुत रहस्यमयी है, पर वफादार लगता है। और उसकी मौजूदगी इतिहास, पहचान और ओरिजिन्स के भाग्य के बारे में गहरे सत्यों की ओर इशारा करती है। वो बहुत कुछ जानता है जो अभी तक सामने नहीं आया है। तो किरदार बहुत गहरे और उलझे हुए हैं। अब अगर हम थीम्स की बात करें, जो बड़े मुद्दे किताब उठाती है। हाँ, थीम्स तो बहुत सारे हैं और बहुत दमदार हैं। सबसे प्रमुख थीम है शक्ति और नियंत्रण का। समाज कैसे शक्तिशाली लोगों, खासकर ओरिजिन्स को नियंत्रित करता है, उन्हें दबाता है, उनसे डरता है। हाँ, ये तो पहली किताब में भी था। बिल्कुल, पर यहाँ ये और गहरा होता है। जब ये नियंत्रण टूटता है या इसका विरोध होता है, तो क्या होता है? जेमिसन सिर्फ ये नहीं दिखाती कि ताकत को कैसे दबाया जाता है, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि दबे हुए लोग खुद उस ताकत को कैसे अलग और अक्सर ज्यादा खतरनाक तरीकों से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। ये आज भी दुनिया में कितना प्रासंगिक सवाल है ना, कि शक्ति का संतुलन कैसे बिगड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और मातृत्व और विरासत का थीम भी आपने बताया था, एसोन और नासिन की कहानी। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली थीम है। माँ और बेटी की ये समानांतर कहानियां, इनके जरिए पीढ़ियों का दर्द, उस दर्द का आगे बढ़ना, प्यार की जटिलता और माँ बेटी की जो उलझे हुए रिश्ते होते हैं, उन्हें बहुत गहराई से दर्शाया गया है। नासन का अपनी माँ के प्रति गुस्सा और निराशा, और एसन का अपनी बेटी को बचाने की बेबसी और अपराध बोध, ये बहुत भावनात्मक है। और एक और बड़ा सवाल था, सर्वाइवल बनाम परिवर्तन। हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है जो किताब उठाती है।
क्या एक टूटे हुए अन्यायपूर्ण सिस्टम में जैसे तैसे जिंदा रहना बेहतर है, या फिर उस सिस्टम को पूरी तरह नष्ट करके कुछ नया बनाना ज्यादा सही है? नासुन कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ती दिखती है। ये विनाश बनाम बचाव की नैतिकता पर एक गहरा सवाल है। क्या दुनिया बचाने लायक है भी या नहीं? और पर्यावरण का मुद्दा, स्टिलनेस की अस्थिरता। हाँ, पर्यावरणीय पतन का मुद्दा भी सामने आता है, बहुत मजबूती से। यहां धरती खुद एक विरोधी शक्ति है, एक तरह से विलन है। ये मानवता के अपने पर्यावरण के साथ जो नाजुक और अक्सर हिंसक रिश्ता है, उस पर एक तीखी टिप्पणी है। कैसे हम धरती को नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे वो पलटवार करती है। और आखिर में क्षमा और पहचान के सवाल भी हैं। बिल्कुल। क्या लोग वाकई बदल सकते हैं? क्या शाफा सच में बदल गया है? किसी की पहचान कौन तय करता है? क्या नासुन अपनी मां की परछाई से निकल पाएगी? एसुन अपने अतीत के अपराध बोध से उभर पाएगी? ये सवाल किरदारों के बदलाव, उनके भ्रम और उनके संघर्षों के जरिए और गहरे होते जाते हैं। अब जरा लेखन शैली की बात करते हैं। जेमिसन का लिखने का तरीका बहुत अनोखा माना जाता है, खासतौर पर एसुन के अध्याय। हाँ, बहुत अनोखा और बहुत साहसी। एसुन के जो अध्याय हैं वो दूसरे पुरुष यानी सेकंड पर्सन में लिखे गए हैं, तुम करके। जैसे कहानी सीधे पढ़ने वाले को सुनाई जा रही हो। तुम ये करते हो, तुम ये महसूस करते हो। अच्छा, इसका असर क्या होता है? इससे किरदार के साथ एक बहुत तीव्र, बहुत गहरा जुड़ाव महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे ये पढ़ने वाले की ही कहानी हो, उसकी ही मजबूरी हो। पाठक सीधे उस दुनिया के दर्द, एसुन के दर्द और उसकी मुश्किलों में खिंच जाता है। ये बहुत पावरफुल तकनीक है। वाह, ये दूसरा पुरुष वाला नजरिया इस्तेमाल करना वाकई हिम्मत का काम है फिक्शन में। और नेसुन के चैप्टर्स, वो कैसे लिखे गए हैं? वो तीसरे पुरुष सीमित में है, यानी वो या उसने करके। ये ज्यादा पारंपरिक, ज्यादा जाना पहचाना नजरिया है, लेकिन जेमिसन इसे भी उतने ही भावनात्मक रूप से प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करती हैं। हम नसुन के विचारों और भावनाओं को बहुत करीब से जान पाते हैं। और भाषा कैसी है? जेमिसन पौराणिक कथाओं, विज्ञान कथा और फैंटेसी को बहुत खूबसूरती से मिलाती हैं। उनकी भाषा काव्यात्मक है, उसमें एक लय है, लेकिन वो कठोर सच्चाइयों को बिना किसी लाग लपेट के बहुत बेबाकी से सामने रखती हैं। क्रूरता को क्रूरता की तरह ही दिखाती हैं। दुनिया का निर्माण, वर्ल्ड बिल्डिंग, वो कैसे होता है? क्या बहुत सारा विवरण दिया जाता है? नहीं, यही खास बात है। दुनिया का निर्माण बहुत सहज तरीके से होता है। जानकारी सीधे सीधे पैराग्राफ में नहीं दी जाती, बल्कि एक्शन, किरदारों की बातचीत और जो खोई हुई सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं, उनके माध्यम से धीरे धीरे दुनिया सामने आती है। कहानी कहने का तरीका थोड़ा नॉन लीनियर भी है और एक्सपोजिशन मतलब सीधा विवरण बहुत कम है। इससे पाठक को खुद खोज करने, चीजों को जोड़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। और ये दोहरी कथा तकनीक, एसुन और नासुन की अलग अलग कहानी एक साथ चलाना, इसका क्या असर होता है? इससे तनाव और भावनात्मक दाव दोनों बहुत बढ़ जाते हैं। पाठक जानता है कि ये माँ बेटी हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं और शायद एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकती हैं। पाठक लगातार उनके मिलने का या शायद टकराने का इंतजार करता रहता है। ये टेंशन बनाए रखता है। अब बात करते हैं कि इस किताब को आलोचकों और पाठकों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया। इसे सराहा गया? बहुत ज्यादा सराहा गया। दी ऑबलिस्क गेट को आलोचकों ने बेहद पसंद किया और इसने 2017 का बेस्ट नॉवेल का ह्यूगो अवार्ड जीता, जो साइंस फिक्शन और फैंटेसी में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स में से एक है। ओह वाओ! और ये ऐतिहासिक भी था, है ना? हाँ, ये इसलिए भी ऐतिहासिक था क्योंकि एन.के. जेमिसन पहली लेखिका बनी जिन्होंने एक ही ट्रिलॉजी की लगातार 2 किताबों के लिए ह्यूगो अवार्ड जीता। पहली किताब द 5th सीजन ने भी जीता था और बाद में तीसरी ने भी जीता। कमाल है। तो आलोचकों ने किन बातों की तारीफ की खास तौर पर? आलोचकों ने कई चीजों की तारीफ की। पहली किताब के विषयों को और गहराई देने के लिए, नासुन की कहानी के भावनात्मक वजन के लिए जो बहुत लोगों को छू गया, जिस तरह से जेमिसन ने ये दोहरे दृष्टिकोण एसुन और नासुन की कहानियों को संभाला, उसकी बहुत प्रशंसा हुई। और सबसे बढ़कर जिस तरह उन्होंने फैंटेसी के पारंपरिक सांचे को तोड़ा, नस्ल, लिंग, शक्ति, उत्पीड़न जैसे मुद्दों को जिस तरह से उन्होंने कहानी में बुना, वो अभूतपूर्व माना गया। तो इसे महज एक सीक्वल नहीं माना गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे महज एक अगली कड़ी नहीं माना गया, बल्कि एक ऐसी कड़ी माना गया जिसने पूरी ट्रिलॉजी के प्रभाव को, उसके वजन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इसने कहानी को एक नई दिशा दी। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब क्यों महत्वपूर्ण है? संक्षेप में, दी ऑबलिस्क गेट
N.K. जेमिसन की ब्रोकन अर्थ ट्रिलॉजी को आधुनिक सट्टा कथा यानी स्पेकुलेटिव फिक्शन के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक के रूप में मजबूती से स्थापित करता है। ये एक दुर्लभ सीक्वल है जो कहानी में दार्शनिक और भावनात्मक गहराई की नई परत जोड़ता है, बजाय सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के। और इसन और नसून पर फोकस करके? हाँ, इसन और नसून, माँ और बेटी, दोनों पर ध्यान केंद्रित करके जेमिसन विरासत, हानि, पीढ़ियों के आघात और शक्ति का एक दिल दहला देने वाला बहुत ही मार्मिक चित्र खींचती हैं। ये रिश्ते बहुत जटिल और असली लगते हैं। ये किताब सिर्फ ये नहीं पूछती कि एक टूटी हुई दुनिया में कैसे जिया जाए। नहीं, ये उससे आगे जाती है। ये सवाल भी उठाती है कि क्या इस दुनिया को बचाया जाना भी चाहिए? क्या ये बचाने लायक है, या फिर ये इतनी टूट चुकी है, इतनी अन्यायपूर्ण है कि इसे बदलना ही एकमात्र रास्ता है? और यही सवाल शायद हम सुनने वालों के लिए भी छोड़ सकते हैं, है ना? एक विचार। बिल्कुल। क्या ये दुनिया जैसी वो है बचाने लायक है, या इसे पूरी तरह से बदलने का एक नया आकार देने का समय आ गया है? इस सवाल पर और किताब के इन गहरे संदेशों पर जरूर सोचिएगा। ये हमें तीसरी और आखिरी किताब द स्टोन स्काई के लिए भी बेहतरीन तरीके से तैयार करता है, जहां इन सवालों के जवाब शायद मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, आगे की कहानी और भी ज्यादा एपिक और भावनात्मक होने वाली है।